हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 2024-25 स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। सरोज स्मृति कविता आपको करवाने वाला हूँ। उसकी आसान व्याख्या या कह सकते हो इजी समरी आप समझ सकते हो, और इसकी फ्री पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका यूजर नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ और समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, इस कविता के जो कवि हैं उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कविता किस बारे में है इसको मैं आपको समझाता हूँ एक इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए, सरोज स्मृति कविता निराला जी की स्वर्गीय पुत्री यानी कि जो निराला जी की डॉटर थी जिनकी डेथ हो चुकी है उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। और ये कविता एक शोक गीत है। शोक गीत का मतलब होता है कि अपना दुख प्रकट करते हुए ये गीत उन्होंने लिखा है। तो इसमें जो उनकी बेटी है, जो उनकी पुत्री है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, यानी कि अचानक से डेथ हो गई थी। और वो जो एक पिता का दर्द होता है ना, वो इस कविता के अंदर बताया गया है हमें। और इस कविता में एक भाग्यहीन पिता, जो पिता है यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो खुद को भाग्यहीन कहते हैं, यानी कि मेरी किस्मत ही खराब है और मैं कुछ नहीं कर पाया, अपना इतना संघर्ष करा फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। अब इसमें जो कविता है इसमें जो सरोज है, सरोज मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बेटी है, उसको नववधू के रूप में दिखाया गया है। नववधू यानी कि नवविवाहित एक लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है और किस तरीके से उसकी फिर डेथ भी हो जाती है वो दिखाया जा रहा है इसमें। तो आइए देखते हैं। तो अगर आपके पेपर में अगर व्याख्या करने को आएगा तो ना इस तरीके से काव्यांश दिया गया होगा आपको। अब आप इसको देखोगे ना तो इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे। आप बस ये लाइनें याद रखना। ठीक है, मैं आपको इसकी इजी व्याख्या समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप ये समझ लो कि ये आपका काव्यांश आएगा इस तरीके से, पहला काव्यांश है। अब इसके अंदर क्या लिखना है आपको अगर आता है तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता का नाम सरोज स्मृति, प्रसंग में आप बताओगे किस बारे में है। तो प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो अपना शोक गीत लिखा है सरोज स्मृति, वहां से ली गई हैं। और यह कविता कवि की जो नवविवाहित पुत्री है जिसकी अभी अभी नई शादी हुई है, उसकी डेथ होने पर, उसकी आकस्मिक मृत्यु होने पर पिता का जो विलाप है, पिता का जो दर्द है वो दर्शाती है। अब मैं आपको पहले काव्यांश की व्याख्या समझा देता हूं। तो कवि निराला अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हैं, अपनी बेटी को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने तेरा विवाह देखा तब तो पूरी तरीके से नया रूप धारण किए हुए थी, यानी कि शादी के दिन सरोज बहुत सुंदर लग रही थी। तेरे ऊपर कलश का शुभ जल छिड़का गया, जो रीति रिवाज होते हैं, जो कलश का जल छिड़का जाता है। और उस समय तो मुझे मंद मंद मुस्कान के साथ देख रही थी, यानी कि सरोज की जिस दिन शादी थी वो मंद मंद हल्की हल्की मुस्कान दे रही थी और कहीं थोड़ा बहुत नर्वस भी थी और अपने पिता को देख रही थी। लगता है कि तेरे होठों पर बिजली फंस कर रह गई है, यानी कि जब वो ऐसा मुस्कुरा रही थी, स्माइल दे रही थी, मानो बिजली है उसके होठों पर, अर्थात मुस्कुराहट बिजली के समान कौंध रही थी। वो इतनी अच्छी तरीके से स्माइल दे रही थी मानो बिजली हो साक्षात उसके होठों पर। और क्या है आगे देखते हैं। कवि कहता है तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी, यानी कि जो सरोज है वो अपने पति के बारे में सोच रही थी दिल में। यह बात तुम्हारे श्रृंगार से पता चल रही थी, यानी कि वो श्रृंगार इतना सुंदर हुआ था कि मानो बहुत सुंदर लग रही थी। हल्की हल्की मुस्कान देखकर कवि को अपनी प्रिय मनोहरा देवी की याद आ जाती है। अब याद रखना, जब उसकी बेटी सरोज श्रृंगार करके बैठी थी एक दुल्हन के रूप में, तो वहीं पर उसको अपनी पत्नी याद आ जाती है जो कि इस दुनिया में अब नहीं थी और उसकी भी डेथ हो चुकी है। सो ऐसे में अपनी बेटी का श्रृंगार, अपनी पत्नी का सौंदर्य दिखने लगता है, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पत्नी याद आती है और वो इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर आगे है, जिस तरह गहरी सांस धीरे धीरे फैलती है, आप जब एक गहरी सांस लोगे धीरे धीरे आपके अंग अंग में जाती है, सरोज का सौंदर्य यानी कि सुंदरता भी उसी प्रकार उसके अंग अंग में फैल रही थी, उसके अंग अंग में वो सुंदरता नजर आ रही थी। सो कवि कहता है कि विवाह की लज्जा के कारण वो शादी से बहुत शर्माई हुई थी, शाय फील कर रही थी, उसकी आंखों में वो चमक दिख रही थी और यह चमक उसके होठों पर भी फैल रही थी और होठों पर एक कंपन सी थी, उसके अंदर एक कपकपाहट, एक एंजाइटी, एक डर, एक शादी के दौरान जो डर होता है वो था। कवि कहते हैं
सरोज को एक मूर्ति के समान बताते हुए वो कहते हैं कि उसे देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने जीवन की पहली वसंत गीत उनको याद आ जाता है। यानी कि उनकी बेटी इतनी सुंदर लग रही थी कि जब निराला जी ने पहली बारी अपने लाइफ का वसंत का गीत गाया था तो वो उनको याद आ गया, क्योंकि वसंत का पहला गीत कवि ने अपनी पत्नी मनोहरा देवी के साथ गाया था, तो उनको अपनी पत्नी फिर याद आ गई यहाँ पे, और सरोज को देखकर उन्हें फिर से मनोहरा देवी की याद आ जाती है। तो बार बार ये चीजें हिट कर रही हैं। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत दुख झेले हैं। उनको आप समझ लो गरीबी, बाहरी जो कुछ अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा बहुत सताया गया, पत्नी मारी गई, मतलब पत्नी जो है वो मर गई, जो इनके परिवार वाले थे वो भी ऐसे ही थे, लगातार मरते जा रहे थे, डेथ बहुत हुई है इनके घर में। फिर उसके बाद दूसरा काव्यांश है आपके सामने, अगर ये आता है तो देख लो, श्रृंगार रहा जो निराकार से लेकर स्वर पर उतरा। अगर ये काव्यांश आपको देखने को मिलता है तो इसको आप कैसे लिखोगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग आपका सेम रहने वाला है, आप इसमें कुछ चेंज मत करना, चल जाएगा। जो मैं आपको दे रहा हूँ यही कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, ओके, कोई आपसे मतलब कुछ नहीं कहेगा। अब सीधा व्याख्या पे आते हैं, दूसरे काव्यांश की व्याख्या। कवि कहता है उसने अपनी कविताओं में सुंदरता के भाव को अभिव्यक्त किया था, और जो भाव कविताओं में रस बनकर बहता था वह विवाह के दिन सरोज में दिख रहा था। जितने एफर्ट से वो अपनी कविताएं लिखता था, जितनी सुंदर तरीके से, जिस रस के साथ वो लिखता था, मानो आज उसकी वो जो बेटी है इतनी सुंदर लग रही है, वो रस बनकर जो वो बहता था उसका भाव, वो भाव आज उसको अपनी बेटी में दिखाई दे रहा है, वो सुंदरता। जो उसकी बेटी सरोज श्रृंगार है, वो ऐसा लग रहा था कि वह श्रृंगार गीत है जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था। यानी कि फिर से उनको मनोहरा देवी की याद आती है कि जैसे अपनी पत्नी के साथ उन्होंने श्रृंगार गीत गाया था प्यार भरा, वो सरोज को देखकर उसको वही गीत याद आने लगते हैं। फिर उसके बाद है, और यह गीत कवि के राग रंग में उत्साह भरता था। यानी कि जब वो अपनी पत्नी के साथ होते थे, जो वो गीत गाया करते थे, वो अंग अंग में एक ऊर्जा देता था। तो नववधु यानी कि नई दुल्हन के रूप में सरोज का सौंदर्य रति के समान लग रहा था। रति कौन है यहाँ पे? रति जो है वो कामदेव की पत्नी है। हमारे कई देवता होते हैं, तो ऐसे ही एक देव हैं, एक देवता हैं कामदेव, उनकी पत्नी है जिनका नाम रति है, वो बहुत सुंदर मानी गई है। और मानो सरोज भी उस देवता की पत्नी रति के जैसी लग रही थी, बहुत सुंदर, मानो वो रति जो है आसमान से उतरकर खुद धरती पर आ गई हो, ऐसा लग रहा था। ये है कामदेव और रति, दोनों बहुत सुंदर थे, और कुछ ऐसा ही सरोज के सौंदर्य में भी देखने को मिलता है। अब शादी हो गई। शादी में इतनी यूनिक शादी थी कि एक रिश्तेदार को नहीं बुलाया, किसी को इनविटेशन नहीं दिया, विवाह में कोई मांगलिक गीत नहीं गाया गया। मंगल गीत गाए जाते हैं शादी आती है तो, कुछ ऐसा नहीं हुआ। ना लोगों ने रात जागकर कोई गीत गाया। शादी वाला घर होता है तो वहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं, वहाँ पर भाई नाच गाना भी होता है। तो विवाह में कोई चहल पहल नहीं थी, हर तरफ बस मन में लोग खुश थे, हाँ शादी हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत धूम धड़ाके से हो। फिर उसके बाद तीसरा काव्यांश है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, यहाँ से लेकर मूंदे दृग वर महामरण, यहाँ तक आता है। अगर ये काव्यांश आपका आता है, तीसरा काव्यांश, तो इसमें समझ लो क्या दिया गया है, ठीक है। तो वही है, संदर्भ और प्रसंग सेम रहने वाला है, कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, आप इसको सीधा लिख दोगे तो चल जाएगा। अब इसमें काव्यांश में कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहता है कि माँ के अभाव में शादी के समय, अब देखो माँ तो नहीं है सरोज की, क्योंकि जो मनोहरा देवी है वो मर चुकी हैं, माँ तो नहीं है। अब जब शादी होती है लड़की की, तो जो माँ होती है वो अपनी पुत्री को शिक्षा देती है ना, कि ससुराल में बेटा कैसे रहना है। पिता तो सारी बात नहीं करते, जितनी एक माँ क्लोज होती है अपनी बेटी से, उतना पिता कभी नहीं होता। तो ऐसे में माँ तो नहीं थी, तो जो माँ की शिक्षा है वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दी थी, सोचो। और शकुंतला महाकवि कालिदास के एक, आप अगर देखोगे अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास का एक नाटक है, उसमें एक नायिका थी जिसका नाम था शकुंतला। तो इस समय कवि को शकुंतला की याद आ गई, क्योंकि जिस तरह महर्षि कर्ण ने माँ विहीन शकुंतला को विवाह के बाद शिक्षा दी थी, शकुंतला की भी माँ नहीं थी, तो उनको भी शिक्षा किसने दी थी? महर्षि कर्ण ने। तो सेम टू सेम डिट्टो वही स्टोरी यहाँ पे रिपीट हो गई। यहाँ पर सरोज की माँ नहीं है, और माँ की शिक्षा कौन दे रहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दे रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे रेफरेंस दिया गया था अभिज्ञान शकुंतलम का, जो कि वैसा कुछ सेम टू सेम इंसिडेंट उधर भी हुआ था, जो कि कालिदास जी का एक नाटक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। कुछ दिन घर में रहकर सरोज अपने नाना नानी के घर चली गई।
वहाँ उसे सिर्फ नाना नानी का ही नहीं बल्कि मामा मामी का भी बहुत प्यार मिला। यानी कि जो ननिहाल था, ननिहाल पक्ष से बहुत प्यार मिलता था सरोज को। मामा मामी सरोज पर प्यार की बारिश करते थे। जैसे हमारी पृथ्वी पर बादल बारिश करते हैं, वैसे उसके ननिहाल के लोग उस पर बारिश करते थे प्यार की। सो ननिहाल में सभी लोग सरोज के दुख सुख का ख्याल रखते थे, सरोज को कोई दिक्कत नहीं आने देते थे। कवि कहते हैं कि सरोज जिस लता की कली थी, यानी कि उसकी माँ एक लता है और उसकी कली है सरोज, ठीक है। तो जिस लता की कली थी, सरोज ननिहाल में पलकर किशोरी बनी, यानी कि वहीं वो टीनेजर बनी। वहीं अंत में सरोज जो है वो ननिहाल में ही अपनी आंखें मूंदी, यानी कि ननिहाल में ही सरोज की डेथ हुई। उसकी माँ भी वहीं से थी ननिहाल में, मतलब जो सरोज का ननिहाल है ऑब्वियसली उसकी मदर साइड का घर था, वो भी वहीं पर पली बड़ी। उसकी बेटी जो कि यहाँ पे लता की कली बताई गई है सरोज, वो भी वहीं पली बड़ी। इवन उसकी डेथ भी वहीं पर हुई अपने ननिहाल में। फिर उसके बाद चौथा काव्यांश है अब हमारे सामने, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, यहां से लेकर करता मैं तेरा तर्पण। अब ये लास्ट लाइनें हैं, इसमें कवि क्या कहता है आप समझ लो। व्याख्या बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाई जा रही है। सो आप संदर्भ प्रसंग सेम लिख सकते हो, कुछ इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। सो अब यहाँ से इसकी व्याख्या समझो। कवि ये कहता है कि मैं तो हमेशा से ही भाग्यहीन था। मैंने आपको बताया ना निराला जी के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा से ही भाग्यहीन था, मेरी जो किस्मत है वो कुछ ऐसी ही रही है। सो अब क्या है कि मेरा एक तू ही तो सहारा थी, मेरा इस लाइफ में और कोई सहारा है ही नहीं। तो युग के बाद जब तुम मुझसे बिछड़ गई है, इतने टाइम मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, अब तुम मेरे से बिछड़ गई है, तो अब तो दुख ही दुख जीवन में, अब एक नॉर्मल हो चुका है कि भाई दुख ही है बस जीवन में और कुछ नहीं। सो कवि का जीवन दुखों से भरा हुआ था, इसलिए कवि जैसा चाहता था वैसा अपनी पुत्री के लिए नहीं कर पाया, और इस बात का उसे बेहद अफसोस है, बेहद अफसोस। यानी कि जो वो चाहता था ना अपनी बेटी के लिए करना, वो नहीं कर पाया। कवि कहता है अपने कर्तव्य निभाते हुए अगर मेरे सारे कार्य नष्ट हो जाते, जैसे सर्दी में कमल का फूल नष्ट हो जाता है, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं होती। यानी कि चाहे मेरा कितना भी काम खराब हो जाए, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। हे पुत्री, हे मेरी बेटी, मैं अपने बीते जीवन के सभी जो मैंने अच्छे काम करे हैं, जो सत्कर्म करे हैं, जो कुछ अच्छे कर्म हैं, उनका जो फल है वो मैं तुझे अर्पित करता हूँ श्राद्ध के रूप में। मैं भगवान से कामना करूँगा जो अच्छे कर्मों का फल मुझे मिलना था वो मेरी जो पुत्री जो मर चुकी है श्रद्धांजलि के रूप में मैं उसको अर्पित करता हूँ। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ये गीत था। विशेष बता देता हूँ आपको मैं, तो कवि ने इस कविता में अपनी पुत्री सरोज के बचपन से लेकर मृत्यु तक का वर्णन करा है। बहुत मार्मिक वर्णन है, बहुत दुखद वर्णन है। मामा मामी में अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है माँ माँ की। और जलद धारा को ज्यों में उपमा अलंकार है, ज्यों यानी कि कहीं कंपैरिजन होती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार आ जाता है। तो उपमा अलंकार ज्यों त्यों सा से, अगर ये कहीं आपको दिखता है तो समझ जाना ये वो अलंकार आया है। छायावादी कविता है, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये कुछ ऐसी 4-5 लाइनें हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें चाहे कोई भी काव्यांश आता है आप लिख सकते हो। एक छंद मुक्त कविता है, तो ये 2-3 लाइन ये हो गई, 2-3 स्टार्टिंग की हो गई। आप इसको एंड में लिखोगे जब आप अपनी साप्रसंग व्याख्या को खत्म करोगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी जो व्याख्या है यहाँ पर एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो सही लगी है तो फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक करें और आप वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।